स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। जी हाँ, बोहर एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में सीधा बोहर के जो पोस्टुलेट हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका ग्रेजुएशन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ठीक ठाक सा टॉपिक है। मतलब जो बेसिक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअल में बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है? बोहर एटॉमिक मॉडल जो है एटम का सबसे पहला ऐसा मॉडल है जिसने क्वांटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है वो हम इसी मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। क्वांटाइजेशन जो है वो सबसे पहले प्लैंक ने दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई जो लाइट है ना या फिर जो रेडिएशन हमारी तरफ आ रही हैं उनकी जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे एच न्यू के पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं। ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा भाई ऐसा? ऐसा कहा किसने? प्लैंक ने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ऐसा कहा कि जो एनर्जी होती है वो आपकी किस फॉर्म में होती है? एच न्यू की फॉर्म में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहा गया प्लैंक के द्वारा। ठीक है, अब बोहर ने क्या किया? बोहर ने इसी बात को यूज करते हुए एटम का नया मॉडल प्रपोज कर दिया। अब इन भाई साहब से पहले, मतलब बोहर जी से पहले रदरफोर्ड का भी मॉडल आया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक मॉडल तो एटम का दे दिया था पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो हमारे ही चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे जाके ये दिक्कत आई, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा होगा, और अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो फिर वो बाद में जाके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, मतलब एटम कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए थे। ठीक है, फिर जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में है उसके बारे में भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पर बोहर आते हैं और बोहर ने 1913 में एक नया मॉडल प्रपोज किया जो आधारित था किसके ऊपर? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर, जिसने सक्सेसफुली लाइन स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी ऑफ एटम दोनों ही कंडीशंस को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या चीज है जी? लाइन स्पेक्ट्रा है जब आप हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लेते हो आपको वहां पर लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज देखने को मिलती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल था ना ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर आधारित था जिनको हम अजम्पशंस भी बोलते हैं और पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्टुलेट और अजम्पशन ये दोनों लगभग एक जैसे ही टर्म होती हैं, और जो हम लॉ पढ़ते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपके फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होते हैं। लॉ जो होते हैं वो पहले ही प्रूव्ड होते हैं और बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन जो अजम्पशंस हैं वो पहले अज्यूम करी जाती हैं और बाद में प्रूव करी जाते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब ये थ्योरेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा? नील्स बोहर के द्वारा। ठीक है, आगे इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। हालांकि वैसे तो 3 ही पोस्टुलेट बनते हैं लेकिन आपको थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, इसलिए मैंने उनको 4 से 5 पोस्टुलेट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, पहला, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ के अंदर। पर ध्यान रहे, जो गलती रदरफोर्ड ने करी वो गलती बोहर ने नहीं करी। बोहर ने क्या कहा? वो सर्कुलर पाथ फिक्स रहेंगे। अब वो फिक्स किस आधार पर रहेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे अगले 1 या 2 पोस्टुलेट्स के अंदर। इन्होंने कहा कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में? एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होंगे, और ये जो होगा ये क्या होगा? ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होंगे। ये कैसे सर्कुलर पाथ होंगे भाई? ये आपके फिक्स सर्कुलर पाथ कहलाएंगे। दीज आर फिक्स सर्कुलर पाथ्स। इनको क्या कहेंगे? दीज आर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इनको हम बोलेंगे दोस्तों फिक्स सर्कुलर पाथ। अब ये फिक्स किस आधार पर होंगे इसकी बात हम करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा क्या बोला? ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरेटिकली पॉसिबल। अब क्या कह दिया भाई? इन्होंने तो कह दिया कि भाई बीचों बीच क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा और इसके चारों ओर कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ तो बहुत सारे हो जाएंगे, कितने ही बना लीजिए सर्कुलर। एक चीज रख दी बीच में, भारी सी गोल गोल सी चीज रख दी बीच में। अब इसके चारों ओर सर्कल तो बहुत सारे बन जाएंगे। अब यहां पर क्या कहा गया
कि भाई बहुत सारे सर्कल ऐसे संभव होंगे, पॉसिबल होंगे, लेकिन केवल वही सर्कुलर पाथ जिनको क्या कहा गया, जिनको ऑर्बिट्स भी कहा गया, इन्हीं सर्कुलर पाथ जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं, बाद में उनको ऑर्बिट भी कहा गया, और कहा गया कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो फिक्स है। उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। क्या कहा गया भाई, देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, the electron revolve only in those orbit which have fixed value of energy। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट या फिर उन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी या फिर कांस्टेंट होगी। और इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल्स का भी नाम जो है दिया जाता है। स्टेशनरी स्टेट आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं को स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ, जो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और उन ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, मतलब उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। अगर थोड़ी सी दूर घूम रहा है तो उसकी भी एनर्जी क्या रहेगी दोस्तों, फिक्स रहने वाली है, ठीक है। फिर आगे कहता है, जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में घूम रहे होंगे तब वो क्या नहीं करेंगे, तब वो एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बदलेगी। ओवरऑल इस सारी कहानी का कंक्लूजन ये कहना चाहता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, मैं बताता हूं, ये कहना चाहते हैं कि भाई जब आपका न्यूक्लियस यहां पर होगा और इलेक्ट्रॉन आपके इसके चारों ओर घूमते चले जाएंगे। मान लीजिए मैं दो स्टेशनरी स्टेट आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए भाई, बीचों बीच तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है कहीं यहां और कहीं यहां, सही है। अब जब तक इलेक्ट्रॉन यहां घूमता रहेगा इसके अंदर, तब तक इसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसकी एनर्जी कम ज्यादा नहीं होगी, यही कहना चाहता है। और इसी फिक्स्ड एनर्जी की सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या फिर क्या कहिए इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी रखता है, और वो कहीं ना कहीं फिक्स एनर्जी के साथ यहां घूम रहा है, तो ये जो फिक्स एनर्जी है ये बदलने वाली नहीं है। ये कब बदलेगी, कब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और ये यहां से यहां आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है, ये भी लिखा गया है कि भाई एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं आपको एडजस्ट कर देता हूं सारी स्लाइड्स। देखिए उसके बाद यहां पर एनर्जी लेवल आर नंबर एज, एनर्जी लेवल को नंबर कैसे दिया गया, न्यूक्लियस से जब पहला ऑर्बिट आया तो उसको नंबर दे दिया 1, दूसरा आया तो नंबर दे दिया 2, तीसरा आया तो नंबर दे दिया 4, और इसके साथ साथ इनकी नेमिंग भी कर दी। नंबर तो 1 हो गया पर नाम क्या, के। जो पहले नंबर का ऑर्बिट है या फिर पहले नंबर की स्टेशनरी स्टेट है उसको नाम दिया के, दूसरी स्टेशनरी स्टेट को नाम दिया एल, तीसरी को नाम दिया एम, चौथी स्टेशनरी स्टेट को नाम दिया ओ। ये क्या दिए गए, ये नाम दिए गए किसको, स्टेशनरी स्टेट्स को नाम दिए गए, ठीक है। अब इन स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या है, वो आप इस फॉर्मूले से बताते हो। हालांकि इसका डेरिवेशन भी है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपका 11th 12th क्लास में डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है En = -2π² m z² e की पावर 4 डिवाइड बाय n² इंटू h², ठीक है। अब पाई का तो पता ही आपको 3.14 होता है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, e क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, n क्या है भाई आपका, n है आपका 1 2 3, यही है आपका n। ये जो 1 2 3 लिखे गए ना, यही क्या है आपका छोटे n से रिप्रेजेंट कर दिया। h क्या आपका, h आपका प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है जी आपका प्लैंक कांस्टेंट है। जब हाइड्रोजन एटम की बात चली तो यहां पर क्या आया, यहां पर हमने क्या रखा, हमने मास रख दिया किसका, इसका इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर चार्ज रख दिया और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट रख दिया और π² की वैल्यू रख दी। तो हमारे पास जो एनर्जी बनी वो कितनी बनी, En बराबर 21.8 × 10⁻⁻⁻, जूल 19 जूल डिवाइड बाय n² जूल पर एटम, ठीक है। ये जो एनर्जी बनी है वो बनी है 21.8 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय n² जूल पर एटम, और ये किस में बनी है, नेगेटिव में बनी है।
नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जब आपका जो एटम है वो बना होगा, एटम बनने से पहले न्यूक्लियस जिस पे प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर रहे होंगे। एटम जब तक बना नहीं था, न्यूक्लियस अलग था, इलेक्ट्रॉन अलग था, दोनों एक दूसरे के पास आए। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के पास है तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपोजिट चार्ज हैं, जब एक दूसरे को खींचेंगे अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्शन होंगी तो क्या होता है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है। पहले जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थे, जब इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं थी, इंट्रैक्शन एनर्जी 0 थी। जब ये दोनों करीब आए, पास आए, एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब एनर्जी घट गई, 0 से कुछ ना कुछ कम हो गया, इसलिए एनर्जी किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये आता है -21.8 गुणा 10⁻⁻19 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। जूल में एनर्जी आ रही है, फिर आगे किस में कन्वर्ट किया, इसको मोल में कन्वर्ट किया, मतलब इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया भाई, इसको किससे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, मतलब जब मैं En इज इक्वल टू -21.8 गुणा 10⁻⁻19 डिवाइड बाय n स्क्वायर गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो एनर्जी है वो किस में मिल जाएगी, किलो जूल में मिल जाएगी। -3 से भी गुणा करना होगा क्योंकि जूल को किलो जूल में बदलना है, तो एनर्जी मिलेगी -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको मिल जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और आप केवल ये ध्यान रखेंगे, बीच वाला अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जब वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। वो फिक्स एनर्जी कैसे दिखी जाएगी, वो इस फॉर्मूले से बताई जाएगी। इस फॉर्मूले से कितनी एनर्जी निकली जब हमने सारे कांस्टेंट को पुट किया, वो निकली -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ जाती है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। जब मैंने यहाँ पर इसको रखा तो मेरे पास एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हर एटम की। अब एक सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये किसकी है, ये हर एक एटम की इतनी एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है। जब पहले ऑर्बिट में घूम रहा होता है एक हाइड्रोजन एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी। जब दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, तीसरे में घूमेगा तो n की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, चौथे में घूमेगा तो n की वैल्यू को 4 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 का मतलब पहला एनर्जी लेवल या फिर पहला ऑर्बिट, 2 का मतलब दूसरा एनर्जी लेवल या फिर दूसरा ऑर्बिट, 3 का मतलब तीसरा एनर्जी लेवल या फिर तीसरा ऑर्बिट, या फिर आप दूसरी भाषा में कहिए, जैसा कि हमने थ्योरी में बहुत ज़्यादा सा पढ़ा, ये पहली स्टेशनरी स्टेट, ये दूसरी स्टेशनरी स्टेट, और ये आपकी तीसरी स्टेशनरी स्टेट। पहली स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा दूसरी की, उससे ज़्यादा किसकी, तीसरी की। मतलब के जो स्टेशनरी स्टेट है या फिर शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की, और फिर किसकी, एन की, और ऐसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। यहाँ देखिए मैंने बता भी रखा है भाई, ये बीचों बीच न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, पहली शेल आ जाती है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा साइन इसका बदल ही देता हूँ बीच वाले का, आई थिंक साइन तो मेरे ख्याल से नहीं बदला जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बीच में क्या है आपके पास बीचों बीच न्यूक्लियस है, ये जो मैंने बीच में बनाया हुआ है दोस्तों, ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है आपका भाई, ये कंप्लीटली आपका न्यूक्लियस ही है। ठीक है, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियस, ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियस ही है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर जब पहली शेल आई तो उसकी एनर्जी के n बराबर 1 रख के निकाली, के शेल कह दिया। दूसरी शेल में आई जब उसकी एनर्जी n बराबर 2 रख के निकाली, तीसरी के लिए n बराबर 3, चौथी के लिए n बराबर क्या रखा, 4 रख दिया, और हमने सबकी क्या निकाल दी, एनर्जी निकाल दी। ठीक है, अभी तक हम एनर्जी की बात कर रहे थे किसकी, केवल हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो Z होता है 1। ठीक है, लेकिन अब ऐसे भी स्पेसेस जिनके लिए Z 1 नहीं होता, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे हीलियम पॉजिटिव, अगर आप हीलियम पॉजिटिव को देखोगे तो भाई हीलियम पॉजिटिव होता क्या है, हीलियम पॉजिटिव होता है आपका 1s1। ठीक है,
पर Z की वैल्यू कितनी होती है 2। जैसे यहाँ पर लिथियम 2 पॉजिटिव है, Z की वैल्यू कितनी हुई 3 हो गई। पर ये भी क्या है आपका, ये भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है। तो जितनी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनके लिए ये सारे पोस्टुलेट वैलिड होते हैं। मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सारी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर वैलिड होता है। वो सारी स्पीसीज जो पॉसिबल हैं या फिर पॉसिबल नहीं हैं, जिनके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उन सब के लिए ये वाला मॉडल जो है एप्लीकेबल होता है। और एनर्जी के फॉर्मूले में क्या फ़र्क आता है भाई, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा था, बस ये किससे गुणा हो जाएगा, जेड स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। देखिए -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, केवल क्या हुआ है जेड स्क्वायर से गुणा हुआ, बाकी सेम टू सेम चला है। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, बल्कि मुझे यहाँ भी जेड स्क्वायर लिख ही देना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर z को 1 पुट कर देंगे, जब आप यहाँ पर z को 1 पुट कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर वही फॉर्मूला जो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा गया। जब आप यहाँ पर z को 1 पुट कर देंगे तो आपको वही फॉर्मूला दिखाई देगा। देखो -1312 बाई n स्क्वायर है, z को 1 पुट करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। उन स्पीसीज को हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमने 2 अजम्पशन देखी। पहली देखी भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेगा सर्कुलर फिक्स सर्कुलर पाथ में। दूसरे में कहा कि उस फिक्स सर्कुलर पाथ की एनर्जी भी फिक्स होगी, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल कहेंगे, और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भारत में किसी भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो आपके कंप्लीट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही उपलब्ध है। आपके सेमेस्टर का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। 6 सेमेस्टर का कोर्स आपका जो है हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही अफोर्डेबल कीमत है। इतनी कम कीमत है कि इतने रुपए आप शायद 2 या 3 दिन में वैसे ही उड़ा देते होगे, किसी अगर ठीक ठाक जगह पर आप रहते हो। ठीक है, तो इतनी कम कीमत के ऊपर आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल है। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो CUET पीजी का जो एग्ज़ाम होता है इसका भी हमारे पास जो कोर्स है वो अवेलेबल है। एमएससी एंट्रेंस का जो पेपर होता है, अगर आप IIT से एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट पेपर होता है जिसको हम IIT जैम कहते हैं। IIT जैम के थ्रू आपको IIT से या फिर NIT से एमएससी करने का मौका मिलता है। तो IIT जैम का भी जो कोर्स है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। IIT जैम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको BSc 3rd या 4th सेमेस्टर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद आपको IIT का टैग मिलता है। वो सपना जो आपका शायद 12वीं क्लास में पूरा होने से रह गया वो आप BSc के बाद भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए हमारे पास सीधे ही जॉब वाले जो कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध हैं, जैसे कि IIT गेट का जो कोर्स है जिसके थ्रू आपको सीधी ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर। आप गेट करने के बाद आप PhD में भी इनरोल हो सकते हैं जिसके दौरान आपको फेलोशिप मिलती है, या फिर आप IIT से MTech भी कर सकते हैं। CSIR नेट का जो पेपर होता है वो आपको एलिजिबल बनाता है पूरे भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आप PhD के दौरान जो फेलोशिप मिलती है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सारे कोर्सेज आपको विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही अवेलेबल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 पोस्टुलेट पढ़ लिए, तीसरा पढ़ते हैं। देखो भाई, तीसरे में कहता है जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये कहना चाहता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम रहा है जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। अब क्वांटाइजेशन भी तो यही कहता है भाई, या तो hν एनर्जी होगी, या फिर 2hν एनर्जी होगी, या फिर 3hν होगी, पैकेट की फॉर्म में एनर्जी होगी। यहां पर भी तो क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ओनली हैव ए सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। हालांकि ये बात हम पहले बता चुके हैं, पर एक बात को दूसरे तरीके से लिख दिया है। यही बात दूसरे पोस्टुलेट में बताई जा चुकी है भाई, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। तीसरे में कहता है
कि भाई बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा कि दूसरे में क्या कहा गया, पहले में कहा गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब यहाँ गड़बड़ क्या आई, यहाँ गड़बड़ ये बनी कि भाई सर्कुलर पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं। बोहर ने यहाँ पर क्या कहा, बोहर ने कहा केवल वही सर्कुलर पाथ संभव होंगे, केवल वही सर्कुलर पाथ जो है वो संभव होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दोस्तों ये गजब की कहानी थी। केवल वही सर्कुलर पाथ जो हैं वो संभव होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/ या फिर h/2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h/2 पाई mvr तो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। m किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, r वो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी रखता है, ठीक है। h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई को आप जानते हो, n वही क्या, n जैसे वही, n बराबर 1 का मतलब पहला एनर्जी लेवल, पहली स्टेशनरी स्टेट, पहला ऑर्बिट। 2 का मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड स्टेशनरी स्टेट या फिर सेकंड ऑर्बिट। 3 का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड स्टेशनरी स्टेट या फिर थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। mvr बराबर NH/2 पाई। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, द एंगुलर मोमेंटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी क्वांटाइज्ड होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो या तो h/2 पाई हो सकता है, ठीक है, या फिर 2h/2 पाई हो सकता है, या फिर 3h/2 पाई हो सकता है, या फिर 4h/2 पाई हो सकता है। मतलब कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही एंगुलर मोमेंटम की क्या करेंगी दोस्तों, एग्जिस्ट करेंगी। केवल यही डिस्क्रीट वैल्यू जो हैं एंगुलर मोमेंटम की होंगी, और इसी डिस्क्रीटनेस को मतलब एक फिक्स कर देना, भाई इतना ही होगा। क्लासिकल में क्या कहा जाता था, कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाता, यहाँ पर कहा जाता फिक्स ही रहेगा। जब फिक्स हो जाती हैं चीजें उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बड़े मजे से मैंने आपको पढ़ाई है, आप हमारे विज्ञान वृक्ष चैनल के ऊपर आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहता है, ऊपर वाले में कहा कि एनर्जी क्वांटाइज होगी, और नीचे वाले में कह रहा है भाई एनर्जी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है, आगे ये कहता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से, देखो मैं बताता हूं आपको क्या कहना चाहता है, शॉर्ट में बता देता हूं, तो कहानी तो बहुत लंबी लिखी हुई है वहां पर, हम शॉर्ट में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर कहना चाह रहा है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में होगा, ठीक है, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक स्टेशनरी स्टेट में होगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों मैंने 2 स्टेशनरी स्टेट मान ली, अब बीचों बीच क्या मान लिया, न्यूक्लियस। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ घूम रहा है, भाई एक स्टेशनरी n बराबर 1 या फिर n बराबर कुछ भी मान लो इसको, एक स्टेशनरी स्टेट तो हो गई ये, और एक स्टेशनरी स्टेट हो गई ये, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, एक की एनर्जी को E2 और दूसरे की एनर्जी को क्या कहा गया, E1। मान लो भाई इसकी एनर्जी तो E1 है और इसकी एनर्जी कितनी है, E2 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब खुद की एनर्जी को चेंज करेगा ना, वो क्या करेगा, वो इस E2 से कहाँ जाएगा, वो इस E2 से जाएगा, एक सेकंड रुकिए बस मैं बढ़िया सा रंग चूज कर लेता हूं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बदलेगा तो वो या तो यहां से यहां आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, E2 से E1 आ जाएगा। जब वो E2 से E1 आएगा तो वो इतनी ही एनर्जी का जो फोटोन है, मतलब डेल्टा E एनर्जी का जो फोटोन है वो बाहर क्या कर देगा, एमिट कर देगा। इतनी ही एनर्जी का फोटोन क्या कर देगा, वो एमिट कर देगा। या फिर आप दूसरी भाषा में कहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी लेवल के ऊपर था तो वो सीधा इसी एनर्जी लेवल के ऊपर जाएगा, बीच की कोई एनर्जी वैल्यू वो जो है वो ऑब्टेन नहीं करेगा, वो कोई और एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकता, या तो उसकी एनर्जी E2 होगी या फिर क्या होगी, E1 होगी। अगर उल्टा करना है, मतलब E1 से E2 में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बाहर से एनर्जी डालनी होगी, और E1 से कहाँ चला जाएगा, E2 में चला जाएगा। जो ये डेल्टा E एनर्जी मैंने लिखा E2 माइनस E1, ये जो फोटोन बाहर जा रहा है, यही फोटोन तो बनाता है क्या, यही फोटोन बनाता है आपकी लाइमन सीरीज, यही बनाता है आपकी बाल्मर सीरीज, यही बनाता है आपकी पाश्चन सीरीज, यही आपकी बनाता है ब्रैकेट सीरीज,
और यही बनाता है आपकी पी फंड सीरीज। जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो आपका इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में आएगा, ऊपर वाले से अगर नीचे में आएगा तो उनके बराबर का जो गैप है उसकी एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। लास्ट में यही लिखा गया है, एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन सर्टेन डिस्क्रीट अमाउंट। हमेशा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी वो किस में होगी, एमिटेड और एब्जॉर्ब, वो हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में ही होगी। और इसी डिस्क्रीटनेस को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। ये किस में होगा, हमेशा हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में ही होगा, ठीक है। एंड नॉट एनी वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कितनी भी एनर्जी एमिट कर देगा, नहीं, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी ही एमिट करेगा और जो क्या होगी, दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर ही होगी, ठीक है। उसका इट मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली बट इट चेंज डिसकंटिन्यूसली। जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ आ रहा है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, नहीं। क्या होगा, वो एकदम से यहाँ दिखाई देगा, एकदम से ये स्टेट अटेन कर देगा और एकदम से फोटोन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूसली एकदम से एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और इस पूरी कहानी में यही लिखा गया है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, भाई किसी एटम को जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, नॉर्मल एनर्जी लेवल से कहाँ जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। तो ये जो केस मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है। जो पहले यहाँ पर एग्जांपल देकर आपको समझाया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मल एनर्जी लेवल में था, फिर बाहर से एनर्जी दे दी, बाहर से रेडिएशन डाल दी, इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। फिर आगे कहता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चला गया है तो हाई एनर्जी में तो रहने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट तो स्टेबल होती नहीं है। अब हाई एनर्जी स्टेट में जब चला गया तो कहाँ आएगा, वो लो एनर्जी स्टेट में आएगा। जब वो लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी रिलीज करेगा जितनी उसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है, या फिर कहिए वो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर होगी। तो ये भी क्या प्रूव करता है, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, प्रूव करता है। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपकी कंप्लीट बीएससी को कवर करेगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट एक प्रॉपर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।